गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमारी जो एथिक्स की क्लासेज चल रही हैं उसमें हम टॉपिक 1 कंप्लीट कर चुके थे और जो टॉपिक 2 है उसमें भी कल हमने अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु यानी कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड जिसमें हमने कैब मॉडल देखा था, इसे ABC मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और हमने एटीट्यूड के यानी अभिवृत्ति के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, ये हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास का दोस्तों मोटिव रहेगा कि हम देखेंगे कि विचार तथा आचरण यानी व्यवहार जो है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति का क्या प्रभाव है, क्या इसका संबंध है, क्या रिलेशन है थॉट्स और बिहेवियर से। फिर हम देखेंगे नैतिक और राजनीतिक जो अभिवृत्ति है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों फिर सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव, धारणा या सहमति उत्पन्न करना, परसुएशन, ये वाले हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आज हम जो हमारा टॉपिक 2 है एटीट्यूड वाला, इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो ये वाला टॉपिक है, यही इसमें टॉपिक है, सारे देखो सारे कवर कर चुके हैं हम। कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक एटीट्यूड, सामाजिक प्रभाव, धारणा या सहमति उत्पन्न करना, ये हमारे टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो अब देखो मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड पर ही आएंगे, उससे पहले हम ये वाला जो टॉपिक है ना कि विचार तथा व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति का क्या प्रभाव है, क्या संबंध है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, यानी जो एटीट्यूड है दोस्तों, कल हमने समझा था ना अभिवृत्ति क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, उसका क्या रिलेशन है, किससे, मानव के थॉट से और बिहेवियर से, ये हम आज डिस्कस करेंगे। कल आपको हमने बताया था, अभिवृत्ति बताई थी कल आपको कि एटीट्यूड होता क्या है। देखो क्या बताया था कल कि अभिवृत्ति, 1 सेकंड, कल अभिवृत्ति बताई थी, है ना, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति एटीट्यूड। अब क्या बताया था कल कि एटीट्यूड क्या होता है। तो दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति, किसी विषय के प्रति, फिर कल हमने आपको बताया था कि विषय क्या क्या हो सकता है दोस्तों, कोई भी विषय हो सकता है। कल जैसे बताया था मुद्दे हो सकते हैं, कोई घटना हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कुछ नैतिक, जैसे आज हम नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति देखेंगे तो कुछ नैतिक कोई विषय हो सकता है, कोई राजनीतिक विषय हो सकता है, कोई धार्मिक विषय भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कल ये भी बताया था कि जो विषय है वो अभिवृत्ति का आवश्यक अंग है। तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति क्या था, उसका संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और तीसरा क्या था, व्यवहारात्मक पक्ष। ये 3 जो देखे थे, व्यवहारात्मक पक्ष, यानी क्या बताया था, संज्ञानात्मक पक्ष क्या होगा किसी भी विषय का, भाई उस विषय के बारे में आपको कितना ज्ञान है, क्या आपकी जानकारी है, क्या धारणा है, ये था ना किसी भी विषय के बारे में। भावात्मक पक्ष में क्या था कि आप उसको पसंद करते हो या फिर नापसंद करते हो, पसंद या नापसंद, सुखद फील करते हो, सुखद भाव होता है या दुखद भाव होता है, ये देखा था। और व्यवहारात्मक पक्ष में क्या था कि आप उसके अनुकूल व्यवहार करते हो या फिर उसके प्रतिकूल व्यवहार करते हो, और यह कार्य करने की आपकी तत्परता क्या है, कार्य तत्परता, ये हमने कल आपको बताया था।
कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष, इन तीनों का जो समुच्चय है, इन तीनों का जो समुच्चय है वो उस व्यक्ति की एटीट्यूड होगा, वो उसका अभिवृत्ति होगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब देखिए इसको, अब ये क्या कह रहा है कि भाई विचार और व्यवहार, इसका जो संबंध है अभिवृत्ति के साथ कैसा है। तो देखो दोस्तों, जो विचार है ये क्या है, ये अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक घटक है ना, कॉग्निटिव फैक्टर है विचार। बताए थे ना, वही बता रहे थे हम, किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक पक्ष, उसकी ज्ञान, जानकारी, उसका विचार, विश्वास, इसके अंतर्गत जो बता रहे थे अभी। तो विचार क्या है, अभिवृत्ति का जो संज्ञानात्मक घटक है उसका, देखिए अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें व्यवहार की या फिर आचरण की, वो किससे संबंधित है, वो अभिवृत्ति के इस व्यवहारात्मक पक्ष से, बिहेवियरल जो फैक्टर है इससे संबंधित है, या फिर व्यक्ति का जो क्रियात्मक घटक है उससे संबंधित है। विचार तो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है और व्यवहार क्रियात्मक घटक से संबंधित है। अब आप इसको ऐसे समझना, गौर से सुनना। मान लीजिए हम अंदर से क्या है, हम जो हैं, यानी हमारा जो एटीट्यूड क्या है, ठीक है, हमारी अभिवृत्ति क्या है, और हम जो करते हैं, यानी कि हमारा जो व्यवहारात्मक पक्ष, हम जो है, हमारा एटीट्यूड जो है, हम अंदर से जो है, और हम जो करते हैं, इसमें दोस्तों दो संबंध हो सकते हैं ना। क्या हो सकते हैं दो? देखिए, एक तो हो सकता है कि जैसे आप हैं, यानी आप जो अंदर से हैं, जैसा यानी कि आपका एटीट्यूड है, आपकी जैसी अभिवृत्ति है, आप उसी के अनुरूप व्यवहार करो। जो एटीट्यूड है वही आपका, उसी के अनुरूप आप व्यवहार कर रहे हो। पहला ये हो सकता है अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार जनरली जो होता है। और एक दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों, कि जो आपकी अभिवृत्ति है उसके विपरीत आप व्यवहार करो, यानी आपका एटीट्यूड है तो कुछ, बट आपको व्यवहार जो है वो कुछ अलग करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी हम जो है वो ना होकर हमको करना कुछ और पड़ रहा है। ठीक है, ये संबंध को समझना। तो पहला हम इसमें देखेंगे भाई अभिवृत्ति के विपरीत हमको कब व्यवहार करना पड़ता है, जो हमारा एटीट्यूड है उसके विपरीत हमको कब एक्शन लेने पड़ते हैं, वो वाला देखेंगे। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां हमको अभिवृत्ति के विपरीत जाना पड़ता है, हम नहीं चाहते हुए भी वो हमको करना पड़ता है। हमारा एटीट्यूड उस तरीके का नहीं है, हमारी अभिवृत्ति उस तरीके की नहीं है, फिर भी हमको वो करना पड़ता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। देखो कहाँ का करना पड़ता है। देखो पहली सिचुएशन, पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव के कारण कभी कभी हम अपनी धारणा और पसंद के विपरीत कार्य करते हैं। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे ऐसे, जैसे विवाह का मामला है, शादी विवाह का मामला है। ठीक है, अब हो सकता है दोस्तों कि आप को कोई लड़की पसंद हो, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज करने वाले हो आप। अब उस लड़की के बारे में आपको पता है भाई अच्छी लड़की है, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष आपका मजबूत है, और आपको पता है कि भावात्मक पक्ष भी आपका, आप उसको पसंद भी करते हो, और व्यवहारात्मक पक्ष में आप उससे शादी भी करना चाहते हो। बट जब आपने घर वालों को बताया, परिवार में बताया, तो परिवार वाले ये सब नहीं चाहते, तो अब आप घर वालों के अनुरूप शादी करते हो। तो क्या कर रहे हो, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी अभिवृत्ति है, यानी आप जो हो उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हो। तो पहली सिचुएशन क्या बन सकती है, पारिवारिक या सामाजिक दबाव में आप अपनी पसंद के या अपनी एटीट्यूड के विपरीत कार्य कर सकते हो। दूसरी, किसी दंड और भय से प्रेरित होकर भी हम अपनी धारणा और पसंद के विपरीत कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं ना, कई बार हम डरते हैं किसी चीज से। अब एटीट्यूड कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, हमारी अभिवृत्ति कुछ और है। इस पहले वाले में जैसे शिक्षा वाले में कई बार देखते हैं ना, घर वाले बोलते हैं कि बच्चे का मन मान लो आर्ट्स पढ़ने का है, घर वाले बोलते हैं नहीं आप तो बायोलॉजी लो, साइंस पढ़ो। बच्चा कुछ और बनना चाहता है, मान लीजिए बिजनेस करना चाहता है, बट उसको बोल रहे हैं कि आप तो आईएएस की तैयारी करो। यानी उसका एटीट्यूड अलग तरीके का है और व्यवहार उससे दूसरे तरीके का करवाया जा रहा है, वो दूसरा व्यवहार कर रहा है। यही हम समझ रहे हैं विचार और व्यवहार का जो संबंध क्या है एटीट्यूड से। फिर आवश्यकता पूर्ति के लिए कई बार हम अपना जो एटीट्यूड है उसके अगेंस्ट में व्यवहार करते हैं, उसके विपरीत व्यवहार करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो कि भारत जो है ना दोस्तों, भारत परमाणु निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है हमेशा। भारत हमेशा चाहा है कि न्यूक्लियर जो
न्यूक्लियर जो हथियार है उनका निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है भारत। भारत नहीं चाहता था, भारत के उस तरीके का एटीट्यूड या अभिवृत्ति नहीं है, बट आवश्यकता थी दोस्तों, तो परमाणु परीक्षण करना पड़ा। परमाणु परीक्षण किया यानी कि अपनी अभिवृत्ति के विपरीत कार्य किया। एक सिचुएशन ये बन सकती है आवश्यकता पूर्ति के लिए। और दोस्तों विकल्पों के अभाव में भी हम अपनी धारणा और पसंद के विपरीत व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, एक ही विकल्प दे दिया, अब आपका एटीट्यूड चाहे किसी भी तरीके का हो, आपको तो वही करना पड़ेगा ना जो आपके पास एक ही ऑप्शन है। समझ रहे हो ना? कमेंट करके बताइए। जय हिंद। ठीक है, और क्या सिचुएशन हो सकती है जहां अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करेंगे? सामर्थ्य के अभाव में हम अपनी अभिवृत्ति या धारणा या पसंद के विपरीत व्यवहार करते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नदी है या कोई तालाब है, कुछ भी है, वहां कोई व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है, और आप वहां खड़े हो। अब आपका एटीट्यूड या अभिवृत्ति कैसी है? आप चाहते हो उसको बचाना, आप उसको बचाना चाहते हो कि अरे बच जाए, बट आपको तैरना ही नहीं आता, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य के अभाव में भी कई बार व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करेगा। ठीक है, फिर कभी कभी कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के कारण भी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की अभिलाषा में हम अपनी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, तो लगता है कि यार नहीं, ये काम करने में यार मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन इसमें ना प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत है, इसलिए मैं ये करूंगा। अभिवृत्ति के विपरीत जाके करते हैं। लोग क्या कहेंगे तथा लोग क्या सोचेंगे, इसके दबाव में भी कई बार अपने एटीट्यूड या अभिवृत्ति के विपरीत हम व्यवहार करते हैं। पसंद, जो पसंद नहीं है उसके विपरीत, उसके विपरीत व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। अब अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार, तो अब मोस्टली अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार कैसे, कब, मतलब कब उसकी संभावना प्रबल होती है? जब ज्ञान पर्याप्त हो, ठीक है, पसंद की मात्रा अधिक हो या फिर नापसंद की मात्रा अधिक हो। पसंद की मात्रा अधिक हो या नापसंद की मात्रा अधिक हो, तो अभिवृत्ति जो है, जो एटीट्यूड है, उसके अनुरूप व्यवहार होने लगता है ऑटोमेटिकली। जैसे इसको इस वाले एग्जांपल से समझो। जो दोस्तों बिश्नोई समाज है उसको पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। राजस्थान का बिश्नोई समाज जो है भाई, इनके लिए जाना जाता है कि ये वन्य जीवों की, वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है ना ऐसा बिश्नोई समाज के बारे में। बट मान लीजिए हो सकता है किसी बिश्नोई समाज का ऐसा व्यक्ति हो जिसका अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष जो है, यानी कि उसको नहीं पता हो इसके सब फायदे लाभ पर्यावरण संरक्षण के, बट उसकी पसंद की मात्रा इतनी अधिक है, उसकी पसंद की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर उसको जरूरत पड़ी ना उसकी कभी किसी वृक्ष को बचाने के लिए, तो अपनी वो जान की भी बाजी लगा देगा। यानी कि वो अपनी एटीट्यूड जो है ना उसके अनुरूप ही व्यवहार करेगा, जो पूरे बिश्नोई समाज का जो एटीट्यूड है ये अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार का है। तो हमने विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में जो अभिवृत्ति के प्रभाव और संबंध है उसको हमने ये डिस्कस किया। अब देखिए दोस्तों, जो आज का मेन टॉपिक था, हम पढ़ेंगे नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति। अब नैतिक अभिवृत्ति क्या है, मोरल एटीट्यूड क्या है, अभी बताया। देखो हमने क्या बताया था अभी कि अभिवृत्ति जो है, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, अब बस यहाँ पर क्या क्या चेंज आएगा, बस समझना देखना ठीक से, किसी विषय के प्रति। अब बस यहाँ पर विषय की जगह हमको समझ लेना है किसी नैतिक विषय के प्रति, किसी व्यक्ति का नैतिक विषयों के प्रति। अब नैतिक विषय कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे भाई नैतिक निर्णयों के संबंध में क्या अभिवृत्ति है किसी व्यक्ति की, नैतिक सिद्धांतों के संबंध में क्या अभिवृत्ति है, नैतिक मुद्दों के संबंध में क्या अभिवृत्ति है, नैतिक मूल्यों के संबंध में, इनके प्रति जो उसका विश्वास है, समझ है, संज्ञान है, जानकारी है, यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, फिर वही सेम टू सेम आ जाएगा। किसी व्यक्ति का किसी नैतिक विषय के प्रति, किसी व्यक्ति का किसी नैतिक विषय। अब वो नैतिक विषय के एग्जाम्पल बता देने, कौन कौन से नैतिक विषय हो सकते हैं? नैतिक मूल्य, नैतिक मुद्दे, नैतिक सिद्धांत, नैतिक निर्णय, इनके बारे में जो संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव, अफेक्टिव भावात्मक पक्ष और बिहेवियरल पक्ष, वही कैम मॉडल, वो क्या हो जाएगा, वो नैतिक अभिवृत्ति हो जाएगी। अब और देखिए, अब नैतिक अभिवृत्ति में बट करते क्या है दोस्तों, नैतिक अभिवृत्ति में जो कोई भी घटना हो रही है या जो भी हम नैतिक विषय लिया है या मुद्दा जो लिया है, उसके संदर्भ में हम बताते हैं कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हम बताते हैं। इसका संबंध किससे है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे इसका संबंध है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों इसको ऐसे समझो,
मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास है, गांधी जी के सिद्धांतों में उसको विश्वास है, तो विश्वास है तो मीन्स अवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष, विश्वास है, जानकारी है, और विश्वास है और उनको बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब पसंद और नापसंद का भाव है, यानी पसंद करता है तो उसका भावात्मक पक्ष। अब अगर वो विश्वास है उसका गांधी जी के सिद्धांतों में और वो पसंद भी करता है उन सिद्धांतों को और गांधी जी को, तो दोस्तों वो सत्य और अहिंसा के अनुरूप व्यवहार करेगा, सत्य व अहिंसा के अनुरूप व्यवहार करेगा। गांधी जी के जो सिद्धांत है उनको वो मानेगा, मोरल एटीट्यूड उसका उस तरीके का हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति स्वार्थवाद, स्वार्थवाद यानी कि स्वार्थी है, और भौतिकतावाद, भौतिकतावाद वाली मेंटेलिटी का है, ये वाली उसकी एटीट्यूड जो है भौतिकतावादी है और स्वार्थवादी है। इसमें उसका विश्वास है, स्वार्थवाद में और भौतिकतावाद में, यानी उसका संज्ञानात्मक पक्ष हो गया विश्वास है तो, और उसको पसंद भी करता है यानी उसका भावात्मक पक्ष हो गया। तो अब उसका बिहेवियरल पक्ष क्या होगा कि खाओ पियो और मौज करो, ये उसका खाओ पियो और मौज करो के अनुसार वो कार्य करेगा, ये उसकी नैतिक, इस तरीके की नैतिक वृत्ति बन जाएगी। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है सर? संज्ञानात्मक कल समझाया था ना, पिछली क्लास को देखना, कल वाली क्लास को रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर। तीन एटीट्यूड के हमने, तीन एटीट्यूड की जब संरचना देखी थी ना बेटा, तो हमने तीन देखे थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। इसको वहां देखना। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि जिस विषय के बारे में जो एटीट्यूड है, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, उस विषय की आपको क्या, कितनी जानकारी है, कितना विश्वास है, ठीक है, वो सब आप लास्ट वाली क्लास देखोगे क्लियर हो जाएगा। तो ये नैतिक अवृत्ति रही। अब नैतिक अवृत्ति को प्रभावित क्या क्या कर सकते हैं? नैतिक अवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दोस्तों? इसको क्या इफेक्ट करेगा? देखो सबसे पहले तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसमें कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों? परिवार, मित्र, समाज, शैक्षणिक संस्थाएं। देखो ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये टॉपिक, कि वो हमने किया था ना कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, तो वो नैतिक वाला ही तो है। नैतिक मूल्य विकसित हो रहे हैं तो नैतिकता ही तो आ रही है, तो नैतिकता को प्रभावित करते हैं ये, परिवार प्रभावित करता है। मान लीजिए कल डिस्कस कर रहे थे हम, जैसे किसी परिवार में नैतिक मूल्य कुछ इस तरीके हैं कि बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब ऐसी नैतिकता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो और कोई परिवार ऐसा है जिसमें मान लीजिए नेगेटिव एटीट्यूड है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, तो जो उसमें और सदस्य होंगे ना, तो उन पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। मीडिया, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी जो है, ये सब नैतिक अवृत्ति को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव रूप से भी और पॉजिटिव रूप से भी, दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। कुछ धार्मिक कारक भी हो सकते हैं। धर्म जो है ना दोस्तों, सभी धर्म, दया, प्रेम, सत्य, न्याय, इसकी बात करते हैं। धर्म वाले पे हमने आपको बताया था एक बार, याद हो पिछली क्लास में देखना। धर्म के ना दोस्तों दो पार्ट होते हैं, रिलीजन वाले धर्म के, धर्म के दो पार्ट होते हैं। देखो इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में यही। तो दोस्तों धर्म का जो दो पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट होता है, एक होता है धर्म का बाह्य पक्ष, ठीक है, और एक होता है धर्म का आंतरिक पक्ष। अब बाह्य पक्ष जो है ना, ये ढांचागत होता है। धर्म का बाह्य पक्ष जो है वो ढांचागत होता है, और आंतरिक पक्ष जो है ना, ये बुनियादी होता है, ये फाउंडेशनल है, ये बुनियादी होता है। अब इसमें क्या अंतर है? देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, इसको ऐसे वगैरह में कई जगह लिख सकते हो, ठीक है। इसको देखो, अब बाह्य पक्ष जो है ढांचागत वाला, ये क्या है भाई? सभी धर्मों का जो ढांचागत पक्ष है, यानी हर धर्म की पूजा पद्धति होती है, एक पूजा स्थल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और बट जो आंतरिक पक्ष है, बुनियादी जो मूल्य, वो सभी धर्म इसकी बात करते हैं, दया, प्रेम, सत्य, न्याय की बात करते हैं। सर नैतिक मतलब क्या होता है? मुझे इसका अच्छी डेफिनेशन कहीं नहीं मिली, आप बताओ भाई। नैतिकता, एथिक्स, सबका डिफरेंस क्या डेफिनेशन है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं गोविंद कुमार पिछली क्लासेज में। सारी क्लासेज पढ़ी हुई यूट्यूब पे, शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। तो क्या बता रहे थे? जो आंतरिक पक्ष है प्रत्येक धर्म का, वो बात करता है दया की, प्रेम की, सत्य की, न्याय की, यानी धर्म जो है इसको, नैतिकता को प्रभावित करता है।
और क्या प्रभावित करता है दोस्तों, विकास संबंधी कारक। जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है दोस्तों, कुछ नए नए मूल्य उभरकर सामने आ रहे हैं। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे लिंग समानता। दोस्तों लिंग समानता जो है, आज से कुछ समय पहले 150 साल पहले लिंग समानता की बात नहीं होती थी, है ना। अभी ऐसा मूल्य निकल कर आया है सामने जो लिंग समानता की बात हो रही है। पर्यावरण संरक्षण की बात आज से 100-200 साल पहले नहीं होती थी, अभी पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। तो ये भी नैतिकता को, नैतिक जो अभिवृत्ति है उसको प्रभावित करते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि भाई राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड। बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे अभी देखा वही सेम टू सेम। भाई क्या है नैतिक वो अभिवृत्ति, क्या है, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, अब यहां पर क्या करना है हमको, किसी राजनीतिक विषय के प्रति, किसी राजनीतिक विषय के प्रति जो उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष है, उसके समुच्चय को हम राजनीतिक अभिवृत्ति कहेंगे। अब दोस्तों अभिवृत्ति कई हो सकती है, जरूरी नहीं ये नैतिक, मोरल एंड पॉलिटिकल ही हो। सोशल अभिवृत्ति भी हो सकती है, सामाजिक अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति भी हो सकती है, धार्मिक अभिवृत्ति। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आप कुछ भी कैसे भी आपसे सोशल पूछे, धार्मिक अभिवृत्ति पूछे तो बता देना धार्मिक विषयों के प्रति। सामाजिक अभिवृत्ति पूछे तो सामाजिक विषयों के प्रति, सामाजिक विषय लिंग समानता है, जाति भेद है, ये सब हम बता देंगे। इन सब के बारे में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष, वो सामाजिक अभिवृत्ति हो जाएगा। तो अब राजनीतिक अभिवृत्ति की बात करें तो किसी व्यक्ति का राजनीतिक विषयों, अब राजनीतिक विषय कौन कौन से हो सकते हैं भाई, कोई भी राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, राजनीतिक विचारधारा। मान लीजिए कोई उदारवाद को मानता है, कोई पूंजीवाद को मानता है, कोई समाजवाद को मानता है। शासन के स्वरूप, भाई लोकतंत्र है, राजतंत्र है, धर्मतंत्र है। इसके प्रति जो संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि उसका विश्वास, समझ, संज्ञान, जानकारी, धारणा, वही सेम टू सेम। ठीक है, पसंद नापसंद का भाव, सुखद दुखद का भाव, भावात्मक पक्ष, ये राजनीतिक विषयों के प्रति हो जाएगा। अब राजनीतिक विषयों में भाई जैसे कि चुनाव प्रणाली के बारे में किसी की क्या राय है, ईवीएम है, वीवीपैट है, ये सब राजनीतिक अभिवृत्ति होगी। इसके बारे में जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष का समुच्चय, ये हो जाएगी हमारी पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं, वही दोस्तों परिवार इसको प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है, कई बार आपने देखा होगा ना, किसी किसी फैमिली में होता है कि यार ये तो वर्षों से, मतलब 30-40 50 सालों से, 30-40 सालों से किसी पर्टिकुलर पार्टी को ये तो वोट देते हुए आ रहे हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं। तो उसी को सपोर्ट करते हैं तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसी को सपोर्ट करेगी, लगभग ऐसा होता है। तो अब मान लीजिए कि जो उनके कोई बच्चा या जो व्यक्ति जो एडल्ट हुआ है, अभी वोट देने जा रहा है, तो उसका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो कैसा होगा, उसके फैमिली ने डिसाइड कर दिया, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है अब कि कौन बेटर है। फैमिली में इतने सालों से किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, तो ये भी उसी को दे रहे हैं। समाज प्रभावित करता है, शैक्षणिक संस्थाएं करती हैं, जाति चुनाव मुद्दे करते हैं, नैतिक किसी नेता का व्यक्तित्व डेफिनेटली ये तो बहुत प्रभावित करता है। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, इनके व्यक्तित्व ने, जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तो लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड एकदम बदल के रख दिया था। राजनीतिक अभिवृत्ति जो है, नेता का व्यक्तित्व, धर्म भी डिसाइड करता है, संचार माध्यम, नए कानून, कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी डिसाइड करती है। दिल्ली में जैसे होता है, कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ों को फ्री किया जा रहा है, तो एक खास पार्टी को ही बार बार वहां पर जीत मिल रही है, पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए दोस्तों, दो टॉपिक और है, सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव, और परसुएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना। अब सामाजिक प्रभाव क्या होता है दोस्तों, सामाजिक प्रभाव में क्या करते हैं, देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, हम एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह लेते हैं, टारगेटेड स्पेशली कोई व्यक्ति लेंगे या व्यक्तियों का समूह लेंगे, ठीक है, व्यक्ति या व्यक्ति समूह, और इसका कोई मान लीजिए कुछ नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी स्वच्छता को लेके मान लीजिए, या किसी भी विषय पर इनका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी जो वांछित दिशा में परिवर्तन हो, यानी कि हम इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह से ये चाहते हैं कि ये ना करके ये करें, ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो उसको, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस क्या करता है, इसको हम इन व्यक्ति या व्यक्ति को जो मनोवृत्ति है या जो एटीट्यूड है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, और किससे, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से,
किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, यानी दूसरों के माध्यम से हम इसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस में। देखिए इसको देखो, ये देखो चार्ट बनाया दोस्तों। ये चार्ट ना आपके लिए इसलिए बना के देते हैं कि कई बार क्या होता है, जो पिक्टोरियल जो मेमोरी होती है ना, वो दिमाग में ठीक से बैठती है। ठीक है, तो क्या है सामाजिक प्रभाव? भाई सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के, देखो, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष, मीन्स किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के तीनों घटक है ना, तो इन तीनों की जगह पे एक चीज भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति, एटीट्यूड को, इन तीनों घटक की जगह। यानी सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति को, या फिर इन तीनों घटकों को, अभिवृत्ति को दूसरों की उपस्थिति एवं व्यवहार से बदला या प्रभावित किया जाता है। हम दूसरों की उपस्थिति से उसको बदलने की कोशिश करेंगे, हम जैसी चाहते हैं, डिजायरेबल, जैसी उनकी अभिवृत्ति चाहते हैं, एटीट्यूड चाहते हैं, वैसा हम उसको करने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, ये है सामाजिक प्रभाव। अब इसको करते कैसे हैं? इसके 4-5 तरीके हैं सामाजिक प्रभाव के। भाई अनुपालन के माध्यम से करते हैं, अभी एक एक करके देखेंगे अनुपालन क्या होता है। आत्मसातीकरण के माध्यम से करते हैं, अनुरूपता के माध्यम से करते हैं, आज्ञाकारिता के माध्यम से करते हैं। ये 4 ये हो जाते हैं। अब इनको एक एक करके देखें कि अनुपालन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, अनुरूपता क्या होती है, आज्ञाकारिता क्या होती है। विद एग्जाम्पल इनको अगर हम समझे तो देखिए, अब अनुपालन क्या है दोस्तों? अनुपालन बहुत सिंपल सा है दोस्तों। इसमें क्या है, आग्रह निवेदन किया जाता है। भाई आग्रह निवेदन करता है कि आपको ये करना है। ठीक है, आदेश नहीं देते हैं, कोई सूचना या आग्रह या निवेदन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो लोगों का एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज हो जाए, या फिर हम उनसे वांछित व्यवहार चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का वो व्यवहार करें। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, ऐतिहासिक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी जी ने दोस्तों आमजन से आह्वान किया था, तो लोगों ने क्या किया था, अपनी नौकरी व्यवसाय सब छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था ना। तो वो क्या था, वो अनुपालन ही था दोस्तों, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस था। सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रकार था जिसमें गांधी जी लोगों से जैसा चाहते थे, गांधी जी उस तरीके का अभिवृत्ति, उस तरीके का व्यवहार एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एग्जांपल लें, वर्तमान जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, इन्होंने लोगों को एक बार याद हो कि एलपीजी सब्सिडी छोड़ने को कहा था, तो कोई ऑर्डर थोड़ा ना दिया था, वो आदेश थोड़ा ना निकाला था, लोगों से अनुपालन किया था, लोगों को बोला था कि आप एलपीजी सब्सिडी छोड़ दीजिए, और बहुत लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी थी। कोरोना के टाइम पे भी देखा हो कि थाली बजाना और ये सब हुआ था। पहला जो लॉकडाउन लगा था वो भी अनुपालन के उस पर ही था कि एक दिन के लिए बंद कर रहे हैं, आग्रह किया था ना। ये अनुपालन, सोशल इन्फ्लुएंस का एक टाइप है अनुपालन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, वॉइस कम आ रही है। वॉइस तो ठीक है मेरी साइड से, तो यार वॉल्यूम बढ़ाइए खुद का। नैतिकता मतलब जिस कार्य को करने से अंतर्मन या आत्मा स्वीकार ना करे, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या सर विराज? मतलब जिस कार्य को करने का नहीं, नैतिकता के निर्धारक विराज, यही तो बोल रहा हूँ। पिछली क्लास देखो, आप पूछ रहे हो कि नैतिकता वही है क्या जो अंतर्मन कह रहा है, तो आप नैतिकता के सिर्फ एक निर्धारक की बात कर रहे हो कि भाई क्या गलत है क्या सही है, इसके निर्धारक हैं, जिसमें हम पढ़े थे कानून, समाज, धर्म। कई बार कानून डिसाइड करता है क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, धर्म डिसाइड करता है, समाज डिसाइड करता है। आप सिर्फ यहाँ पर अंतरात्मा की बात कर रहे हो कि अंतरात्मा भी डिसाइड करती है। तो हमने ये देखा था कि अंतरात्मा हाँ डिसाइड करती है कुछ संदर्भों में, और कुछ संदर्भों में डिसाइड नहीं करती है। ठीक है विराज, पिछली क्लासेस देख लेना आप सभी, जिनको भी मुझे पूछ रहे हैं ना नैतिकता क्या है, मोरलिटी और एथिक्स का भी शायद किसी ने पूछा था अभी, उनमें अंतर क्या है। डिटेल में क्लास हो चुकी है एथिक्स और मोरलिटी में। ठीक है, अब वो दोबारा से रिवाइज ना हो तो बेटर है आप लोग वो देख लेना, क्लासेज पढ़िए। फिर भी समझ में नहीं आए तो कल पूछ लेना। ठीक है, तो अनुपालन हो गया सोशल इन्फ्लुएंस का एक टाइप। दूसरा होता है आत्मसातीकरण। अब आत्मसातीकरण में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो कोई एक व्यक्ति है मान लीजिए दोस्तों, अब वो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी लाइफ स्टाइल को, उसके जैसा एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, जो रवैया है, मानसिकता है, उसको खुद में भी अपना लेता है, एकदम आत्मसात कर लेता है उसको। इसको एक एग्जाम्पल से समझो दोस्तों, जो नरेंद्र नाथ थे ना, जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो उन्होंने बिल्कुल उनका आत्मसातीकरण कर लिया था। और जो नरेंद्र नाथ है यही स्वामी विवेकानंद बने बाद में, स्वामी विवेकानंद। तो क्या किया था इन्होंने, नरेंद्र नाथ को एकदम फॉलो कर लिया था आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में ये करते हैं। तीसरा इसमें है दोस्तों अनुरूपता। अब अनुरूपता में क्या होता है, अब देखो इनके बेनिफिट्स पे भी डिस्कस करेंगे। अनुरूपता में क्या होता है, इसमें क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है,
और वो व्यक्ति अपने आप को अनुरूप कर लेता है किसी संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के। मान लीजिए आप किसी संगठन में कार्य करते हैं, किसी राजनीतिक दल में कार्य करते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कार्य करते हैं, तो जो व्यक्ति है वो अपने आप को संगठन के अनुरूप बना लेता है, उसके अनुरूप ही व्यवहार करता है, उसके अनुरूप ही उसकी मनोवृत्ति हो जाती है। तो इससे क्या फायदा होता है दोस्तों? संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है ये। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्ति में सहायक करेगा ना अगर आप उसके अनुरूप हो जाओगे तो। अनुपालन के क्या फायदा होते हैं दोस्तों? अनुपालन के माध्यम से जो प्रशासक है, तो प्रशासकों से आमजन जुड़ेगा, तो प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ेगी ना। आप उनसे आग्रह करोगे तो जन भागीदारी बढ़ेगी प्रशासन में। आमजन को लगेगा यार हमसे भी पूछा जा रहा है, हमको भी कुछ बोला जा रहा है। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ आग्रह किया तो लोगों को लगता है हमारी जन भागीदारी है, हमसे पूछ रहे हैं, हमको कुछ करने को कहा जा रहा है। अनुपालन का ये बेनिफिट है। इसका बेनिफिट बताया, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। आत्मसातीकरण का सोशल इन्फ्लुएंस, ये भी कई योजनाओं उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत सहायक होगा। ठीक है। आज्ञाकारिता क्या है? चौथा जो सोशल इन्फ्लुएंस का टाइप है। आज्ञाकारिता में क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई अधिकारी है, ठीक है, कोई अधिकारी है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, उसके अधिकारी के नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, अधीनस्थ अधिकारी है। तो जो ऊपर उच्च अधिकारी है वो कुछ बोलता है, निर्देश देता है, नीचे वाले उसको फॉलो करते हैं। ये आज्ञाकारिता में है। प्रशासन में भी ये देखने को मिलता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं आपके। और सेना में भी ये देखने को मिलता है, हमारे डिफेंस में, आर्मी में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, सब में ये देखने को मिलता है आज्ञाकारिता। ऊपर वाला जो निर्देश देते हैं उसके अनुसार नीचे काम होता है। इससे क्या फायदा होता है प्रशासन में आज्ञाकारिता से? दोस्तों प्रशासन में डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन, अनुशासन रहता है, त्वरित निर्णय होते हैं, फटाफट डिसीजन आते हैं, कोई भी निर्णय लेना वो फटाफट हो जाता है, कानून व्यवस्था मेंटेन रहती है। ठीक है जी सर, समझ गया। हाँ विराज, ठीक है। ये कौन है? जॉन पीटर। और अगर अंतर्मन ही सही ना हो, हाँ अंतर्मन हो सकता है सही ना हो, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है कि अंतरात्मक कितने संदर्भों में सही है, कितने संदर्भों में सही नहीं है। जॉन पीटर, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, सब लोग ही देख लेना, कोई पर्टिकुलर विराज या यही नहीं, आप सब लोग पिछली क्लासेस देख लेना ये सब समझने के लिए। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला सामाजिक प्रभाव क्या है, हम इसमें एक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का जो एटीट्यूड है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे के व्यवहार के माध्यम से। और 4 हम इसके टाइप देख रहे थे बदलने के। अनुपालन देखा, आत्मसातीकरण देखा, अनुरूपता देखा और आज्ञाकारिता देखा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया वो बताइए बस सब। ठीक है, बाकी लास्ट जो पिछली क्लास है आप देख लेना, कहीं भी कोई इशू आ रहा हो तो। ये सोशल इन्फ्लुएंस हो गया दोस्तों। अगला टॉपिक जो है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक है ना दोस्तों, हो सकता है यूपीएससी इन पे डायरेक्ट भी सवाल पूछे हुए भी हैं, बट ये आपको केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे ये टॉपिक। मान लीजिए कोई केस स्टडी आती है तो आप वहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एसपी लगे हुए हो, ठीक है, अब वहाँ आप गए, वहाँ दंगे फसाद कुछ हो गए, जिस भी जिले में आप हो, जिस घटना स्थल पर आप पहुंचे, तो वहाँ सब जब ऐसी केस स्टडी आती है तो आप इनका शब्दों का यूज करोगे कि परसुएशन के माध्यम से, अनुनय के माध्यम से मैं उनको मनाने की कोशिश करूंगा। वो सब जो है ना, ये सब केस स्टडी जब हम पढ़ेंगे ना और डिटेल में आपको बताऊंगा, तो ये सब आप इनको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशन क्या है। अब परसुएशन क्या है, इसमें ये जरूर ध्यान रखना, सहमति उत्पन्न करना, अनुनय, इसका मतलब जो है सहमति उत्पन्न करना, मतलब किसी को राजी करना, समझाना बुझाना। आप उसको किसी काम के लिए मना रहे हो कि यार ये कर लो, आप जैसा हम चाह रहे हैं उस तरीके का आप कर लो, वो है परसुएशन। इसमें आप इंग्लिश टर्म को जरूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी कई तरीके का अनुवाद करती है क्वेश्चंस में। सहमति भी लिखेगी, अनुनय भी लिखेगी, समझाना बुझाना भी लिख सकती है, बट इंग्लिश में परसुएशन ही होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब परसुएशन क्या है दोस्तों, देखो परसुएशन में क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई दूसरे व्यक्ति का कोई विचार है, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसका कोई विचार है, उसकी कोई पसंद है, उसकी कोई कार्य प्रणाली है, हो सकती है किसी व्यक्ति की अलग अलग, उसको हम कुछ तर्कों के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से, कुछ संदेशों के माध्यम से हम उसको विशेष मूल्यों, विश्वासों एवं व्यवहारों को अपनाने या ना अपनाने के लिए राजी या तैयार करते हैं। यानी कि हम कुछ जो किसी दूसरे व्यक्ति का कोई विचार है, कुछ पसंद है, कोई कार्य प्रणाली है, हम उसको कुछ ऐसे तथ्य देंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स देंगे, हम उसको बोलेंगे भाई ऐसा ना करके आप ऐसा करो। ठीक है, और इसमें किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए हम उनको दंड का भय दिखा सकते हैं कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको ये करना चाहिए अनुनय में। खुशहाली का सपना दिखा सकते हैं या खुशहाली का भी भय दिखा सकते हैं। उनमें जागरूकता उत्पन्न करते हैं, उनको कर्तव्य बोध कराते हैं हम
ताकि आप ये करो, यानी कि उनकी कोई नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है जिसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति को हम परिवर्तित करते हैं परसुएशन में, उनको मनाते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं परसुएशन के माध्यम से, दंड का भी वैध दिखा सकते हैं। इसको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से आप समझो परसुएशन को। दोस्तों जब हमारी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, रियासतों का एकीकरण जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था रियासतों के एकीकरण में। तो दोस्तों रियासतों के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल ने एक तरीके से क्या ये मानिए परसुएशन का ही सहारा लिया था। कई रियासतों को दंड का भय दिखाया था, ठीक है, उनको डराया था, धमकाया था, फिर उनका हमारे भारत संघ में उनका विलय किया था। कईयों को खुशहाली का सपना दिखाया था कि आप भारत के साथ जुड़ोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब बताया गया था। तो वो परसुएशन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण। फिर दोस्तों पोलियो निवारण जो अभियान है ना, 2 बूंद जिंदगी की, उसमें भी अनुनय का सहारा लिया गया था, परसुएशन का सहारा लिया गया था लोगों को उसके लिए, पोलियो की दवाई पिलाने के लिए, क्योंकि एटीट्यूड अलग तरीके का हो जाता है ना। अभी अगर लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, तो अभी जो कोरोना वाला आपने देखा हो, आफ्टर कोरोना जब वैक्सीनेशन होने लगा, वैक्सीनेशन के मामले में तो कितनी सारी अफवाहें आ रही थी वैक्सीन के बारे में कि ये हो जाएगा, इससे आप इम्पोर्टेंट हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, ये हो जाओगे, आ रही थी ना वैक्सीनेशन की इतनी सारी नेगेटिव न्यूज आ रही थी। तो वैक्सीनेशन के लिए इसमें परसुएशन का सहारा लिया जा सकता है, आराम से लोगों को समझाया जा सकता है, हर तरीके से समझाया जा सकता है, नहीं वैक्सीनेशन इस तरीके से फायदा रहेगा, ऐसे रहेगा, आप लगवाइए इसको, परसुएशन का हम सहारा ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों परसुएशन, ठीक है। इको यूपीएससी, सॉरी सर बट प्लीज कीप बोर्ड क्लीन सो वी कैन रीड योर पीपीटी क्लियरली, प्लीज डोंट। अरे यूपीएससी इको, ये जो है ना पीपीटी, ये सारी जो LNIS का हिंदी टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर आपको सारी मिल जाएंगी, आप वहां से लेके डाउनलोड करके फिर ये क्लास लीजिए, ठीक है। अब बोर्ड पर तो लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है, वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा सारी पीपीटीज, PDF हमने फाइल वहां पर अपलोड की हुई है, ठीक है। प्लीज डोंट मेक सर्कल टू मच, हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगा मैं इसका। क्या थोड़ी थोड़ी सबकी आदत होती है, कई बार हो जाता है कि बहुत ज्यादा लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कम करने की। बाकी पीपीटी की और PDF की टेंशन ना लीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। पीपीटी PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सारी क्लासेज की PDF वहाँ पड़ी हुई है। ये वाली क्लास की जो PDF है ये भी अभी क्लास के 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है, इको यूपीएससी। तो ये है दोस्तों परसुएशन। आई होप परसुएशन समझ में आया होगा, बताइए कमेंट करके आया क्या समझ में सभी। अब अनुनय के ना कुछ विभिन्न पक्ष हैं। क्या पक्ष है भाई, ये पता ये होना चाहिए समझा कौन रहा है, कौन समझा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई आम आदमी होगा तो उसकी तो कोई सुनेगा नहीं, तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए, कोई सफल व्यक्ति होना चाहिए, कोई रोल मॉडल होना चाहिए जो समझाने वाला हो, जिससे हम कह रहे हैं कि आप इनको समझाओ। और किसे समझा रहे हैं, टारगेटेड पीपल कौन कौन से होते हैं इसमें, ग्रामीण जनता होती है, कई बार शहरी जनता होती है, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, युवा होते हैं, किसान होते हैं। मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है तो वहां परसुएशन का सहारा ले सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं। और कैसे समझा रहे हैं ये भी मैटर करता है, ये इसके पक्ष है, ठीक है। अभी गोला कम कर रहा हूँ प्रिंट मीडिया के माध्यम से समझा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समझा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समझा सकते हैं, आमने सामने मिलकर समझा सकते हैं, मीटिंग के माध्यम से समझा सकते हैं। ये परसुएशन के तरीके और उसके कुछ विभिन्न पक्ष हैं, कैसे कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है, ये बताइए कमेंट करके। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये अनुनय है ना, जो ये परसुएशन है, इसके प्रशासन में क्या उपयोग है। यानी कि आप IAS बन गए, IPS बन गए, या फिर जो भी आप पब्लिक जो सर्वेंट है, यानी जिस भी आप सरकारी पद पर हैं, तो उसमें प्रशासन में इसका अनुनय का क्या क्या उपयोगिता होगी, क्या क्या इसके फायदे हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहला दोस्तों क्या फायदा है भाई, सरकारी योजनाओं का समयानुकूल प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन, जन जागरूकता, जन सहभागिता, ये हो सकती है ना। अब अनुनय के माध्यम से, परसुएशन के माध्यम से क्या होगा दोस्तों, जो समाज और प्रशासन है उसके बीच में सकारात्मक संवाद बनेगा। यानी मान लीजिए कोई प्रशासक है, रोज जनता के बीच जाके कुछ आग्रह कर रहा है, जो हमने 4 तरीके बताए उनमें से कोई सा भी तरीका यूज कर रहा है, तो जन भागीदारी बढ़ेगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा, है ना, नागरिक केंद्रित सेवाएं होंगी ना, कितना बेनिफिट रहेगा इससे। विकास की नीतियों और विकास प्रक्रियाओं को जोड़ने में अनुनय की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, ये पहले वाला है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी, अब जैसे नक्सलवाद है ना, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ कई सारे राज्यों में जो फैला हुआ है। अब नक्सलवाद में मान लीजिए अन्य तैयारी भी है हमारी,
भाई नक्सलवाद को रोकने के लिए बहुत सारी तैयारी है गवर्नमेंट की। उन तैयारियों के साथ साथ मान लीजिए हम अनुनय का भी सहारा लें, परसुएशन का, उनको समझाएं बुझाएं, जिसमें उनको खुशहाली का भी जो वो था उसमें प्रोसेस, खुशहाली का लोभ दें, या फिर उनके लिए हम दंड का भी कुछ बताएं कि आपको ऐसे करोगे तो हम ऐसे कर देंगे। तो इन प्रभावशाली तरीकों से उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो मनोवृत्ति है, जो नक्सलवादी है, उसको हम कुछ तो चेंज ला सकते हैं ना, जिससे उनकी जो लोकतंत्र विरोधी जो विचार हैं, लोकतंत्र के विरोध में तो है वो, लोकतंत्र विरोधी जो विचार है उनको बदला जा सके, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकते हैं। यहाँ हम परसुएशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में दोस्तों, अब देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून है, बहुत सारे कन्वेंशन है, सब चल रहा है, उनको चलने दीजिए। उसके साथ साथ परसुएशन को हम यूज ले सकते हैं, अनुनय का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके व्यवहार में यानी कि उनके एटीट्यूड में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, मनोवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी, तब तक कानून और वो सब भी उतना काम नहीं करते। ठीक है। अगला और क्या उपयोग है इसका प्रशासन में, देखिए आर्थिक संदर्भ में अगर देखें दोस्तों, तो देखिए आपने जनरली देखा होगा बहुत लोग टैक्स चोरी करते हैं ना, भ्रष्ट आचरण करते हैं, अतिरिक्त धन का संचय करने की प्रवृत्ति होती है सब में। तो अब टैक्स के लिए कानून है सारे, ठीक है, कभी कितनी कौन सी टैक्स स्लैब है, क्या है, वो सब चल रहा है, टैक्स लोग भर भी रहे हैं, टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं। बट जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक वो जो टैक्स चोरी है वो कानून जो है उतना प्रभावी रूप से नहीं काम कर पाएंगे। वहां पर अनुनय की प्रक्रिया को यूज लिया जा सकता है, परसुएशन की, लोगों से आग्रह कर सकते हैं। ठीक है। सामाजिक कुरीतियों के बारे में अगर बात करें दोस्तों, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, भ्रूण हत्या हो गई। अब भ्रूण हत्या के लिए कानून है, बिल्कुल है, दहेज प्रथा के लिए कानून है, बाल विवाह के लिए कानून है, स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रावधान किए हुए हैं, बट उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो कानून है वो कानूनी पहल जो है वो तो चलने दो, उनसे कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ हम अनुनयात्मक यानी अनुनय जो है, परसुएशन जो है, इसको हम यूज ले सकते हैं। ठीक है। तीव्र जनसंख्या, हाँ तीव्र जनसंख्या को रोकने के लिए भी अनुनय का प्रभावशाली प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो ये है दोस्तों अनुनय की प्रशासन में उपयोगिता। तो आज हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या डिस्कस किया, यानी कि जो एटीट्यूड वाला टॉपिक है ना पूरा हो गया। आज हमने इसमें क्या क्या देखा है, वन सेकेंड, देखो हमने देखा विचार तथा आचरण यानी विचार और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसके प्रभाव और संबंध देखे। ठीक है। जिसमें हमने बताया था कि अभिवृत्ति के विपरीत का व्यवहार करते हैं और अभिवृत्ति के अनुरूप का व्यवहार करते हैं। नैतिक और मोरल और पॉलिटिकल, नैतिक और राजनीतिक हमने एटीट्यूड देखा, अभिवृत्ति देखी, सामाजिक अभिवृत्ति पर भी बात करी, धार्मिक अभिवृत्ति पर भी बात करी। फिर सोशल इन्फ्लुएंस देखा, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसके 4 तरीके होते हैं, अनुपालन, आत्मसातीकरण, आज्ञाकारिता, वो सब हमने देखा। और धारणा, सहमति उत्पन्न करना, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट्स एंड बिहेवियर। ये हमने टॉपिक नंबर 2 आज कवर कर लिया। ठीक है। अब दोस्तों तीसरा जो टॉपिक होगा ना हमारा, सिविल सेवा हेतु अभिक्षमता, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, और उसकी सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशनल वैल्यूज, कुछ बुनियादी मूल्य, ये वाला हम डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है हमारी क्लासेज मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, और आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे दोस्तों मंडे को, और मंडे को हम इस तीसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।